गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग चैप्टर 3 का क्वेश्चन करेंगे। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन और वेक्टर और रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैज। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें से स्केलर कौन सा है? वेलोसिटी, फोर्स, करंट, डिस्प्लेसमेंट। तो करंट मेरा कैसा क्वांटिटी है? करंट स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये सब सभी वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम। रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है व्हेन द एंगल बिटवीन देम, जब उसके बीच का एंगल जो है 0 डिग्री होगा। कितना होगा? 0 डिग्री। देखो रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? ए प्लस बी। आधे कुछ ऐसा रिजल्टेंट बराबर होता था जनरल फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कहलाता था। उसका मैक्सिमम वैल्यू होता था ए प्लस बी उस वक्त जब थीटा बराबर 0 होता था। थीटा बराबर 0 डिग्री। और मिनिमम वैल्यू क्या होता था? ए माइनस बी। कब होता था? जब थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा बराबर 0 का मतलब डायरेक्शन सेम है वेक्टर का, और 180 का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है वेक्टर का। तो यहाँ पर कहता है कि रिजल्टेंट दो वेक्टर का मैक्सिमम है जब एंगल क्या होगा? 0 डिग्री, और मिनिमम बोलता तो 180 डिग्री। ठीक है, और डायरेक्शन सेम है तब भी मैक्सिमम होगा, और डायरेक्शन अपोजिट है तो मिनिमम होगा, है ना। देखो 4 नंबर, इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है और अपोजिट है डायरेक्शन में, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। देखो इस फॉर्मूला से अपोजिट डायरेक्शन का ये काम करेगा ना फॉर्मूला। तो दोनों का वैल्यू यदि सेम रहेगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। समथिंग माइनस समथिंग सेम चीज है तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट अप्लीकेबल टू वेक्टर। वेक्टर के लिए इनमें से कौन सा ऑपरेशन अप्लीकेबल नहीं है? एडिशन तो हम लोग पढ़ते थे, होता था। सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लीकेशन भी होता है, डिवीजन नहीं होता है ना। वेक्टर का डिवीजन डिफाइंड नहीं है। When two vectors are parallel to each other, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल, दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। देयर वेक्टर सम इज इक्वल टू, तो पैरेलल का मतलब 0 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो उसका जो वेक्टर सम है, रिजल्टेंट जो है, वो तो ए प्लस बी के बराबर होगा ना। आर बराबर क्या होगा? ए प्लस बी, जब थीटा 0 डिग्री है। तो ए प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा? द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों का सम है। Which of the following represents the magnitude of a vector? इसमें से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक को किससे दिखाते हैं? तो ये तरीका दिखाने का है ना, मोड लगा के दिखाते हैं मैग्नीट्यूड को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। हंटर एम्स हिज गन and fires a bullet directly at a monkey। बोलता है कि एक हंटर है, एक शिकारी है, वो एक गोली से, ठीक है, एम करता है, एम करता है एक मंकी के ऊपर, है ना।
मंकी को मारना चाह रहा है, वो एम किया हुआ उस पर। मान लो ये बुलेट है, सॉरी ये गन है, और यहाँ पर कोई मंकी है ना, यहाँ पर कोई मंकी है, तो डायरेक्ट उसको हिट करना चाह रहा है, ठीक है। उसी समय क्या होता है, एट द स्टैंड द बुलेट लीव्स द बैरल ऑफ द गन, जैसे ही गन के बैरल से बुलेट निकला, द मंकी ड्रॉप्स, मंकी वहीं से गिर गया, फ्री फॉल हो गया, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिचुएशन, इस सिचुएशन का करेक्ट क्या होगा, है ना। तो देखो इसमें गोली लग जाएगा इसको, है ना, गोली इससे जो निकलेगा गोली वो इसको लग जाएगा, हिट कर जाएगा, ठीक है। क्यों हिट करेगा गोली, तो गोली इसलिए हिट करेगा कि गोली को यहां से यहां तक जाने में वाई डायरेक्शन में कुछ डेविएशन होगा, ठीक है, वाई डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वाई डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना, वो भी गोली भी फ्री फॉल कर रहा है और ये मंकी भी फ्री फॉल कर रहा है। दोनों का जो एक्सेलरेशन है फ्री फॉल का, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन वो जी है, ठीक है। तो टी टाइम में जितना दूर ये चलेगा ना वाई एक्सिस में, ये बुलेट टी टाइम में मान लो गोली हिट करता है, तो जितना बुलेट चलेगा वाई डायरेक्शन में उतना ही मंकी भी चलेगा वाई डायरेक्शन में। तो दोनों का वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, इसलिए बुलेट हिट कर जाएगा मंकी को, है ना, वाई दोनों का क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो हिट करेगा। तो क्या होगा, द बुलेट विल नेवर हिट, नहीं, द बुलेट विल हिट द मंकी, बुलेट क्या होगा, हिट करेगा मंकी। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम्स लॉ हम लोग पढ़े थे, पैरेललोग्राम्स लॉ, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसके हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, इसका रिजल्टेंट इधर डायगोनल की तरफ होता था। तो इसके कौन सा स्टेटमेंट सही है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द वेक्टर, तो रिजल्टेंट किधर होगा, डायगोनल की तरफ होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। When adding two vectors using the triangles law, कौन सा लॉ, ट्रायंगल्स लॉ कैसे होता था, इस तरह से, है ना, वेक्टर ए वेक्टर बी, इसमें हेड टेल मिलता था, हेड टेल। तो कहता है कि द वेक्टर्स आर प्लेस्ड, वेक्टर को कैसे रखना चाहिए ट्रायंगल्स लॉ अप्लाई करने के लिए, टेल टू हेड, टेल टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू हेड। तो देखो टेल टू टेल तो नहीं होगा, है ना, हेड टू हेड भी नहीं होगा। टेल टू टेल और हेड टू हेड किसमें होता है, पैरेललोग्राम्स लॉ में, है ना। और यहाँ टेल टू हेड और हेड टू टेल दोनों हो जाएगा, देखो हेड टू टेल या टेल टू हेड दोनों होगा, टेल टू हेड और हेड टू टेल। देखो इसका हेड और इसका टेल मिल रहा है, ठीक है ना, हेड टू टेल। जैसे इसका उल्टा भी पॉसिबल है, मान लो एक वेक्टर का ऐसे है, इसका हेड है और इसका क्या है, टेल है, तो रिजल्टेंट इस तरह से जाएगा, है ना। तो ऐसे कह सकते हैं हम लोग हेड टू टेल ही, क्योंकि इसका हेड है और दूसरे का क्या है, टेल है, हेड टू टेल ही सही है ज्यादा, हेड टू टेल, है ना, हेड टू टेल ही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मजल स्पीड, ठीक है, मजल स्पीड मतलब जिस स्पीड से गोली को फायर किया जाता है उसको बोलते हैं मजल स्पीड। मजल स्पीड ऑफ ए सर्टेन राइफल इज 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 330 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये यू का वैल्यू, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ 1 सेकेंड अ बुलेट फायर्ड स्ट्रेट अप, बुलेट ऊपर की तरफ फायर किया गया इनटू एयर, विल ट्रेवल ए डिस्टेंस, कितना दूर चलेगा 1 सेकेंड में। तो देखो ऐसे तो 1 सेकेंड में 330 मीटर चलता है, 1 सेकेंड में चलता है 330 मीटर, लेकिन चूंकि ऊपर जा रहा है तो जी लगेगा, तो कुछ कम हो जाएगा डिस्टेंस, है ना। तो कितना कम हो जाएगा, तो एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दो, तो 330 और टाइम है 1 सेकेंड और हाफ जी, ठीक है ना, तो जी 9.8 ले लो,
टी का स्क्वायर, तो 4.9 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 330 माइनस 4.9, 330 माइनस 4.9, कितना दूर चलेगा। If two vectors have the same direction, दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, डायरेक्शन सेम रहने पर ए प्लस बी हो जाता है ना। द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट्स दैट, वेक्टर एडिशन का जो लॉ है वो बताता है कि वेक्टर मस्ट बी एडेड, वेक्टर को एडेड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अलजेब्रिकली, ज्योमेट्रिकली नहीं, उसका तो अपना नियम होता है, ना तो अलजेब्रिकली जोड़ते हैं ना ज्योमेट्रिकली जोड़ते हैं। यदि वैसा जोड़ने का रहता तो वेक्टर का लॉ नहीं आता एडिशन का, ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ। लॉगरिथमिकली जोड़ सकते हैं, नहीं, ये सब कुछ नहीं, नन ऑफ एबव। Which of the following is not an example of motion in a plane, कौन सा जो है ना मोशन इन अ प्लेन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, 2 डायमेंशन मोशन का उदाहरण नहीं है। ए कार मूविंग इन ए रेक्टेंगुलर पाथ, ठीक है, रेक्टेंगुलर पाथ में कोई कार चल रहा है, कार यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, आयताकार पथ में चल रहा है, तो ये तो है प्लेन है, मोशन इन अ प्लेन है, 2 डायमेंशन मोशन है। अब बाइसिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ये भी नहीं होगा, सर्कुलर पाथ भी क्या है 2 डायमेंशन मोशन है। और रॉकेट मूविंग इनटू स्पेस, ये 1 डायमेंशन होगा, है ना। ये ट्रक मूविंग इन इनफिनाइट स्पाइरल पाथ में चल रहा है ना, स्पाइरल पाथ में ट्रक चल रहा है, ये भी 2 डायमेंशन है। तो रॉकेट जो है सीधा ऊपर जाएगा, तो वो कैसा मोशन होगा 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन नहीं होगा। The resultant of two vectors can be smaller in magnitude than either of the individual vectors। कहता है कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कैन बी स्मॉलर, स्मॉलर हो सकता है मैग्नीट्यूड में, देन ईदर ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर, ठीक है। जैसे दो वेक्टर को हम जोड़ रहे हैं, मान लो एक वेक्टर है 10 मैग्नीट्यूड है, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, तो इसका रिजल्टेंट 5 आ सकता है, नहीं, a माइनस बी करके, जब थीटा 180 होगा, तो ये 10 है, ये 5, या फिर दूसरा है एक वेक्टर है 10 मैग्नीट्यूड का, दूसरा है 2 मैग्नीट्यूड का, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आया 8 आया। तो कहता है कि रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स कैन बी स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड देन ईदर ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर व्हेन दे हैव सेम डायरेक्शन, दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन होगा, क्या होगा इसका अपोजिट डायरेक्शन। दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है स्मॉलर हो सकता है इधर वेक्टर से, कब, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इफ टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, एंड दे आर को इनिशियल वेक्टर, दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहा है, को इनिशियल मतलब दोनों का टेल मिल रहा है, तो बताइए रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो इसका रिजल्टेंट भी टेल टेल मिल रहा है ना, तो पैरेललोग्राम्स लॉ से निकलेगा, किससे निकलेगा पैरेललोग्राम्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ के लिए तो हेड टेल मिलना चाहिए। यहाँ पर देख लो 22, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो होते हैं किसी वेक्टर का, मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर, इसका 2 कंपोनेंट होते हैं हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कौन सा कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। When two vectors act at angle theta, दो वेक्टर थीटा एंगल पर एक्ट हो रहा है,
तो रिजल्टेंट जो उसका होगा इनमें से क्या होगा, थीटा एंगल पर एक्ट हो रहा है, ठीक है ना, दो वेक्टर है ए और वेक्टर बी, तो उसका रिजल्टेंट ए प्लस बी तो तभी होगा जब 0 डिग्री का कोण बनेगा, है ना, और ए माइनस बी तब होगा जब 180 का कोण बनेगा, ठीक है। और ये तो कुछ बताया नहीं जा सकता जब तक फिगर नहीं रहेगा, तो है ना, फिगर चाहिए ना इसका, तभी होगा ये। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलवेज ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, नहीं, ग्रेटर हो सकता है और लेस हो सकता है, इक्वल भी तो हो सकता है, ऑलवेज लेकिन लिख दिया है ना, ऑलवेज, ठीक है। जनरली क्या होता है, इक्वल भी हो सकता है किसके, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर इंडिविजुअल वेक्टर, इक्वल दोनों को जोड़ने के बाद बराबर होता है, लेस देन, इसी को सही मानो, चारों में से ज्यादा सही यही है कि मैग्नीट्यूड ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे मान लो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट 20 न्यूटन आ गया, इंडिविजुअल से ज्यादा आ गया। और यदि 10 न्यूटन और 10 न्यूटन ऑपोजिट में है तो 0 भी आ सकता है, फिर कम भी आ गया, है ना। तो ग्रेटर और लेस, ऐसे इक्वल भी हो सकता है ना। इक्वल कब होता है लेकिन यहाँ ऑलवेज लिख नहीं होगा, 120 डिग्री पर इक्वल हो जाता है ना। When two vectors, चलो ये तो हो गया। Which of the following is not true about projectile motion? Projectile motion के बारे में इनमें से कौन सा बात सही नहीं? It is an example of motion in a plane, ये तो सही है ना? It is an example of motion along a curve, ये भी सही है, कर्व में मोशन हो, कर्व मतलब इस तरह से ऐसे। It is not an example of motion in a space, ये सही है, ये मोशन इन स्पेस मतलब 3 डायमेंशन मोशन नहीं है, 2 डायमेंशन। द एक्सेलरेशन कीप्स चेंजिंग इन प्रोजेक्टाइल मोशन, अरे ये भी तो गलत है ना ये गलत, एक्सेलरेशन कीप्स चेंजिंग, एक्सेलरेशन मतलब जी का मान जो है ना चेंज होते रहता है ना, तो जी का मान तो चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो चारों में यदि एक सही करना रहे तो यही गलत है, मतलब ये नॉट ट्रू है, ठीक है। और ये जो है सो मोशन इन स्पेस बोल सकते हैं इस हिसाब से, यदि उसको 3D नहीं बोल रहा होगा तो स्पेस में जुड़े। चलो देखो 20 नंबर क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑलवेज, जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा आर का मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, ग्रेटर और लेस देन इंडिविजुअल वेक्टर, है ना। when two vectors at an angle theta to each other then resultant is given by थीटा एंगल पर, इसमें फिगर देना चाहिए था तभी होता ये, है ना, नहीं होगा। देखो द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, है ना, इज कॉल्ड, किसी वेक्टर को हम लोग, और इधर छूट गया क्या, ठीक हो गया। किसी वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन देख लो हम लोग। नहीं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन अलग चीज है और तोड़ना अलग चीज है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन, क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। वेक्टर एडिशन तो नहीं होगा, है ना, एडिशन में जोड़ते हैं, सब्ट्रैक्शन में घटाते हैं, तोड़ने को रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। उसको प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, रेजोल्यूशन भी बोलते हैं, कंपोनेंट भी बोलते हैं, है ना। इन राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट, राइट एंगल ट्राइंगल में मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें जो हाइपोटेन्यूज होता है ये क्या बताता है, कहता है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ये रिजल्टेंट बताता है ना। वो भी ट्रायंगल में राइट एंगल होना जरूरी थोड़े ना है,
लेकिन ये पूछा है। इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, होता है ना, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो थीटा 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। विच ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कहता है कौन सा ट्रिगोमेट्रिक कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए प्रयोग होता है, तो कॉस थीटा से लेते हैं जनरली, है ना, कोसाइन से लेते हैं, ठीक है। ऐसे ये कोई क्वेश्चन नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग साइन के रूप में भी ले सकते हैं, है ना, लेकिन जनरली कॉस के रूप में लिया जाता है। इफ ए वेक्टर में ए, कोई वेक्टर ए है, वो मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस, कोई वेक्टर ए है ना, ये वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो देखो, तो एक्स कंपोनेंट अभी हम लोग क्या लिखेंगे, ए साइन 60 लिखेंगे के लिए, ठीक है, ए साइन 60, तो ए, हाँ ए साइन, नहीं नहीं देखो, जैसे इधर हो जाएगा ए कॉस 60, तो इधर ए साइन 60 हो जाएगा, ए साइन 60 हो गया, मतलब ए कॉस 60 हो जाएगा, ए कॉस 60, तो ए कॉस 60 यहाँ दिया ही नहीं है, हाँ नहीं दिया कहीं, है ना। देखो वेक्टर ये है, ये कितना एंगल बनाता है, वेक्टर ये मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, इसका एक्स कंपोनेंट पूछा है, ये एक्स कंपोनेंट है ना, तो वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस 60, इधर क्या हो जाएगा ए साइन 60, तो ए साइन 60, 30 नहीं, साइन 60, इधर कॉस 60, इधर साइन 60, तो साइन 60 कहीं दिया है क्या, साइन 60 तो नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, साइन 60 को हम लोग कॉस 30 भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, साइन 60 को कॉस 30 भी बोल सकते हैं, तो हो जाएगा ये वाला ठीक है ना। If a body A of mass m is thrown with velocity v at angle 30 degree to the horizontal, देखो किसी बॉडी को कितना एंगल से बनाते हुए 30 डिग्री का कोण बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ उसको फेंका गया, और दूसरा बॉडी बी है, ये बॉडी कौन सा था, ए था, और उसको सेम मास है उसका और सेम स्पीड से फेंका जा रहा है, कितना एंगल से, एक को 30 से फेंके और दूसरे को कितना से फेंक रहे हैं, दूसरे को यदि 60 से फेंकेंगे ना तो रेंज सेम हो जाएगी, देखो, हाँ दूसरे को 60 से फेंक रहे हैं, तो एक को 30 से दूसरे को 60 से फेंकेंगे सेम स्पीड से, तो रेंज सेम हो जाता है, पढ़े थे हम लोग, तो रेंज सेम हो जाता है, रेंज का रेशियो पूछा है, तो ये हो गया 1:1 हो जाएगा, है ना, याद रखना इस बात को कि एक बार 30 से दूसरा 60 से, यदि एक बार 15 डिग्री से फेंका जाए और दूसरा बार उतना ही स्पीड से 75 डिग्री से फेंका जाए, तो रेंज क्या होता है, सेम हो जाता है। Which of the following operation between two vectors can yield a vector perpendicular to either of them, कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जिसमें एक वेक्टर मिलता है परपेंडिकुलर, क्रॉस में मिलता है, ऐसा है ना, ए क्रॉस बी में, तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। यदि क्रॉस डॉट लिखा रहता है ना, मल्टीप्लीकेशन दो प्रकार के होते हैं, क्रॉस डॉट, तो क्रॉस आंसर होता है। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एडेड, दो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल बिटवीन देम 120 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट वही वेक्टर आता है जिसको इसको ऐड किया जा रहा है, मतलब मान लो एक वेक्टर है 10 मैग्नीट्यूड का, 10 न्यूटन का, दूसरा भी 10 न्यूटन का, उसके बीच का एंगल 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट भी 10 ही न्यूटन आता है ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, देखना निकाल के, रिजल्टेंट है ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा, थीटा 120 रखो, तो कहते हैं रिजल्टेंट क्या होगा, 0 नहीं, हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड नहीं, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर, दोनों वेक्टर में किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ना, जो होता है वही रिजल्टेंट होता है। टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ए बी हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, तो अधिकतम होगा, है ना, अधिकतम ना होगा। The subtraction of two vectors can be represented graphically,
दो वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन है उसको रिप्रेजेंटेड करते हैं हम लोग ग्राफिकली। कैसे? यहाँ पर लिखा है वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन दिया ही है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, है ना? नहीं तो वेक्टर एडिशन भी हो सकता है, एडिशन से ही सब्ट्रैक्शन लाते हैं, है ना? द रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट, कंपोनेंट में जब हम वेक्टर को तोड़ते हैं, इज बेस्ड ऑन विच ट्रिगोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, कौन सा ट्रिगोमेट्रिक कॉन्सेप्ट? वही ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के आधार पर, साइन थीटा कॉस थीटा के आधार पर, है ना? कंपोनेंट में लाते हैं ना साइन थीटा कॉस थीटा। व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में थीटा 180 ले लेते हैं, तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 180, कॉस 180 का मान -1, तो नेगेटिव लिख दो, है ना? क्या हो जाएगा? नेगेटिव। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज द स्मॉलेस्ट, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉलेस्ट होगा, कब? जब थीटा 180 होगा, है ना? उसी में स्मॉलेस्ट मिलता है। व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, जब कोई वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो इसका जो पाथ है वो क्या चीज होगा? पैराबोला होता है ना? क्या होता है? पैराबोला, पैराबोला। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? कांस्टेंट। हम लोग पढ़ते थे u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था, कांस्टेंट होता था। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है? चेंज करता है। किस तरह से चेंज करता है? तो ऊपर जब जाता था तो वेलोसिटी घटता था, और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाता था y कंपोनेंट का, और फिर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते उतना ही हो जाता था जितना से उसको फेंका गया था, u sin थीटा से फेंका गया। द टाइम टेकन फॉर ए प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में जितना समय लगता है, मान लो यहाँ से फेंका गया, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना समय लगता है उतना ही यहाँ से यहाँ तक आने लगता है, इक्वल टू टाइम टेकन टू हाफ ऑफ टाइम कंप्रेशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। यही होगा, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसका आधा लगा उसको पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा? तो पूरे समय का आधा लगा, ठीक है? ऐसा ही होता है। Which of the following factors does not affect the horizontal range, हॉरिजॉन्टल रेंज को इनमें से कौन इफेक्ट नहीं करता है? देखो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का इफेक्ट u और थीटा से मतलब है इसको, है ना? तो बोला डज नॉट इफेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी तो इफेक्ट करेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी इफेक्ट करेगा, पूछा डज नॉट इफेक्ट। मास का प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ेगा, है ना? तो मास का प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हम लोग वहां कांस्टेंट मान के चलते हैं ना, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? मास, मास से इसको कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है? ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज होता है, बट इस चैप्टर में चेंज नहीं होता था। यहाँ पे कुछ ऊंचाई के लिए हम लोग ये पढ़ते थे, 100-200 मीटर, 5-10 किलोमीटर, है ना? उतना दूर में जी का वैल्यू चेंज नहीं करता है। इन द एब्सेंस ऑफ air resistance, in the absence of air resistance, the horizontal and vertical motion of a projectile are, सही बात, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो मोशन होते हैं ना प्रोजेक्टाइल में, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल से लेना नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, डिपेंड ऑन ईच अदर नहीं, इंडिपेंडेंट होते हैं। हम लोग कई बार ये पढ़ते हैं कि जो मोशन होता है 2 डायमेंशन में, उसमें एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं, और वाई एक्सिस के मोशन को एक्स एक्सिस से कोई मतलब नहीं। एट व्हाट, लेकिन यदि यदि हवा नहीं है उसके लिए कहानी था, है ना? और यदि हवा रहे, रेजिस्टेंस रहे, ठीक है, रेजिस्टेंस रहे हवा में, तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो। लेकिन हम लोग तो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते थे, उस हिसाब से दोनों जगह काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, ठीक है? और यदि एयर रेजिस्टेंस को काउंट करेंगे
तो फिर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी शुरू में रहेगा, है ना। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैक्सिमम रेंज? मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री। व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री पर लॉन्च किया गया, रेंज क्या होगा? मैक्सिमम हो। उसी का उल्टा क्वेश्चन हो गया, नहीं क्या होगा? मैक्सिमम। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन, मैक्सिमम हाइट किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट जो है डिपेंड करता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देख लो, ये होता है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी पर और थीटा पर, इनिशियल वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोथ हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा? बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या चीज कांस्टेंट रहता है हर समय? पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट जी रहता है ना, और एक चीज और कांस्टेंट रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। टू प्रोजेक्टाइल हैड आर लॉन्च्ड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, दो प्रोजेक्टाइल है उसको सेम इनिशियल वेलोसिटी से लॉन्च किया गया, बट डिफरेंट एंगल, अलग अलग एंगल से। विच वन विल स्टे इन द एयर फॉर ए लॉन्गर टाइम? कौन जो है सो लॉन्गर टाइम तक स्टे करेगा, मतलब किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, ठीक है ना। दो प्रोजेक्टाइल को सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया लेकिन अलग अलग एंगल से फेंका गया, तो कहता है विच वन विल स्टे इन एयर फॉर, किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, ठीक है। द वन विथ ए स्मॉलर एंगल, वन विथ ए लार्जर एंगल। एक बार देख लो ना फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2u sin थीटा बाय, एक का थीटा कम एक का थीटा ज्यादा, ठीक है, तो थीटा कम है थीटा ज्यादा है, कौन किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, है ना, ये पूछा है। तो और भी ऑप्शन देखते हैं, कहता है स्मॉलर एंगल, लार्जर एंगल, है ना। बोथ विल स्टे इन द एयर फॉर द सेम टाइम, नहीं होगा ये। इट कैन नॉट बी डिटरमिन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, है ना, ये हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे यहाँ मान लो तुम लेते हो साइन 30 डिग्री, है ना, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? हाफ। फिर लेते हो तुम साइन 45 डिग्री, तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है ना। तो लेते हो साइन 90 डिग्री, तो उसका कितना होता है? 1, ठीक है। तो अलग अलग एंगल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? अलग अलग है ना, तो बताया जा सकता है। जैसे ये देखो शुरू में क्या हुआ, 1/2 आया, यहाँ 1/√2 है ना, तो एंगल बढ़ाते जा रहे हैं हम, एंगल यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं, 30 है ये 45 है, तो 45 में ये छोटा हो गया, नहीं बड़ा हो गया थोड़ा सा, है ना, 1/2 है, ये 1/√2, √2 तो ये नीचे छोटा है ऊपर बड़ा, फिर साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, और भी ज्यादा हो गया, इसका वैल्यू 0.5 आ रहा है, इसका वैल्यू 0.5 से ज्यादा है, इसका वैल्यू 1 आ गया, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे? लार्जर एंगल लिखेंगे, है ना। लेकिन एक समय ऐसा भी होता है कि 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो जाता है, रेंज सेम हो जाता है, क्या सेम हो जाता है? रेंज सेम होता है, 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर, 15 डिग्री और 75 डिग्री पर, ठीक है। यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का बात कर रहा है तो क्या होगा? लार्जर एंगल, कौन सा एंगल? लार्जर एंगल। 47 नंबर क्वेश्चन, द शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमिन बाय, किसी मोशन का जो शेप होता है ट्रेजेक्ट्री का, उसको क्या चीज से डिटरमिन करते हैं? एक्सेलरेशन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, ऑल ऑफ दिस यही सबसे डिटरमिन होता है ना, ऑल ऑफ दिस, शेप कैसा होगा। Which component of velocity determines the time of flight of a projectile? तो टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल का क्या होता है? 2u sin थीटा बटे,
तो इसमें कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वर्टिकल कंपोनेंट। यू साइन थीटा होता है ना वर्टिकल कंपोनेंट, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल, क्या होगा वर्टिकल। इफ ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल, एक पार्टिकल सर्कल में चलता है, डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, इक्वल एंगल बनाता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो इक्वल एंगल बनाता है, से मान लो यहां से चला ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो यहाँ एंगल जो बनाया ना इक्वल, हाँ इक्वल टाइम में, यहाँ से यहाँ तक टाइम जो लगा तो सेम लगा, और वेलोसिटी जो बनाता है सो इक्वल बनाता है। मतलब ये टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा 1 सेकंड, मान लो यहाँ बनाया 20 डिग्री को, फिर लगा 1 सेकंड, बनाया 20 डिग्री को, इस तरह। इट्स वेलोसिटी वेक्टर, तो इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा तो क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखो इसमें डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा क्योंकि ओमेगा क्या है, सेम है, रेडियस भी सेम है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा, ओमेगा सेम है, थीटा बाय टी, थीटा टी आर सब कुछ सेम है, तो भी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होते रहेगा। फोर्टी 49 के बाद हम लोग आते हैं, इसमें भी 75 क्वेश्चन के आसपास होगा। इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है प्रोजेक्टाइल का, है ना, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है इंक्रीजेज विथ टाइम, डिक्रीजेज विथ टाइम, रिमेन्स कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है ना कांस्टेंट ही रहता है हमेशा। Which of the following quantities is not affected by air resistance? एयर रेजिस्टेंस से क्या चीज में प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी में प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगा तो फिक्स रहेगा, मैक्सिमम हाइट वगैरह, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये सब फर्क पड़ सकता है ना। विच ऑफ द, ठीक, ये तो हो गया ना। हाँ ये देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री होता है उसके हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, नहीं पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, टोटल एनर्जी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। हाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा कहाँ पर, हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है ना, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर जो है पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, ठीक है। द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज डिटरमिन्ड बाय विच टू फैक्टर, रेंज जो है सो क्या दो चीजों से डिपेंड करता है, यही सब, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसी से ना होता है रेंज। फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या चीज के बारे में, तो बोलता है कि ए प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर कोई प्रोजेक्टाइल है तो वेलोसिटी वहां जीरो होगा, नहीं, पार्टिकल वेलोसिटी जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो, ये भी गलत, बोथ एंड भी गलत, नन ऑफ द अबव, है ना। वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, वर्टिकल कम, उसको लिखना चाहिए था वर्टिकल कम हो जाता। द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड डिपेंड्स ऑन, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट किस पर डिपेंड करता है, तो दो चीज पर डिपेंड करता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा बटे जी, तो दो चीज पर, इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये दोनों नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना।
ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया गया फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, कुछ ऊंचाई से, कोई टावर है उससे ऐसे। व्हाट इज द शेप ऑफ इट्स ट्रैक, तो शेप पैराबोला ही होता है ना, शेप क्या होता है, पैराबोला। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ वेर डबल्ड, कहता है कि जी के मान को डबल कर दिया जाए, जी का मान को डबल कर दिया जाए, हाउ इट इफेक्ट द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो ये ना टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो डबल कर देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट आधा हो जाएगा, इट वुड हाफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट, जी किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड में लगेगा, और क्या, जी किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय, कहता है कि रेंज किसके बराबर है, ठीक है ना, तो देखो रेंज बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो कहता है हॉरिजॉन्टल रेंज जो इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो हम लोग निकालते हैं इसको, ऐसे निकालो ना, साइन 2 थीटा को तोड़ दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, है ना, तो लिखो 2 यू साइन थीटा यू कॉस थीटा, ऐसा हम लोग लिखते थे, पढ़ते थे इसी तरह से, है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट से, किससे मल्टीप्लाई करें, टाइम ऑफ फ्लाइट से, किससे मल्टीप्लाई करें, टाइम ऑफ फ्लाइट से, हाफ द टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, हाफ नहीं होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता था, यही ना होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट को हॉरिजॉन्टल, यही तो रेंज ऐसे निकलता ही है, मान लो ये वस्तु है, इसको फेंका गया, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये होता था, इसको मल्टीप्लाई करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से, ऐसे हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर होगा, हाँ ठीक तो है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो यहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन है ना, उनको लगा दिया नहीं। इफ टू प्रोजेक्टाइल हैव सेम रेंज, दो प्रोजेक्टाइल है सेम रेंज, आर लॉन्च्ड फ्रॉम द सेम हाइट, विच वन विल हैव ग्रेटर टाइम ऑफ फ्लाइट, कहता है कि सेम रेंज है ना, और उसका सेम हाइट से उसको लॉन्च किया गया है, तो किसका जो है सो ग्रेटर टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, द वन विथ ए स्मॉलर इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा सेम हाइट से फेंका गया, सेम हाइट से फेंका गया मतलब ये बात कर रहा है टावर का, बोलता है कि इसका रेंज दोनों का सेम है, ठीक है, तो रेंज सेम कब रहेगा, जब उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगा, द वन विथ ए स्मॉलर, द वन विथ ए ग्रेटर, बोथ विल हैव सेम टाइम ऑफ फ्लाइट, इट कैन नॉट बी नहीं सेम, जैसे क्या होगा ना, बोथ विल हैव सेम टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा तभी ना रेंज भी सेम होगा, ठीक है, रेंज दो चीज का गुणनफल, वेलोसिटी का और टाइम का, वेलोसिटी मान लो सेम ही है रेंज सेम है, इसका रेंज सेम है, हाइट वाइट सब सेम है, तो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी ये होगा, सेम टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन एट ए कांस्टेंट, हाँ ये इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन विथ वेरिंग स्पीड, नहीं ये कांस्टेंट स्पीड है ना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, यही होगा बी नंबर, ठीक है, रेडियल पॉइंटिंग इनवर्ड, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इफ द स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड को बढ़ा देंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या प्रभाव, फॉर्मूला क्या होता है ये, इसको बढ़ा देंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, है ना। Which of the following quantity remains constant in uniform circular motion, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, है ना, वेलोसिटी तो बदलते रहता है ना, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। If the radius of a circular path is double, रेडियस को डबल कर देते हैं, while keeping the speed constant, कांस्टेंट को सेम रखते हैं, स्पीड को कांस्टेंट रखते हैं और रेडियस को डबल कर, हाउ डज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, क्या चेंज होगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड कांस्टेंट है, रेडियस को कर दिए हम लोग डबल, तो आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट हाफ्स, क्या हो जाएगा, हाफ, रेडियस रेडियस डिवाइड में होता है ना,
वो तो फोर्स होता है ना, एक्सेलरेशन का बात कर। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड रेडियस, ये होगा, हो रहा है ना। अच्छा, टेक ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट रखना है, तब फिर ये होगा, फिर ये क्यों, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा यदि कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होगा आर, और एक फॉर्मूला ये होता है, इसमें एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, कब, जब भी कांस्टेंट है ना। तो यहाँ लिखा है कि टेक डब्ल्यू लिख दिया, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है ना, तो ये होगा। Which of the following not which of the following is a unit of centimeter, वही तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये। If an object in uniform circular motion doubles the speed while keeping the radius constant, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, v स्क्वायर बटे r, इसको डबल करेंगे 4 गुना हो जाएगा, क्वाड्रुपल्स मतलब 4 गुना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल फोर्स, किधर होता है, रेडियल पॉइंटिंग इनवर्ड, डायरेक्शन किधर होता है सेंटीपिटल फोर्स का, इनवर्ड होता है, रेडियस की तरफ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्किल, कौन सा मैग्नीट्यूड होगा इसमें, ये होगा सी नंबर, कौन सा होगा, सी नंबर होगा ना। इन विच डायरेक्शन डज एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सपीरियंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब एक्सपीरियंस करेगा, जब उसका स्पीड भी चेंज करेगा, ठीक है ना। अच्छा, किधर लगेगा सो पूछा, डायरेक्शन पूछा, अलोंग द रेडियस नहीं, टेंजेंशियल टू द सर्किल है ना, सर्किल के टेंजेंशियल में, उसका नाम ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल लगेगा, लेकिन कब लगता है, जब स्पीड चेंज करता है। If an object in uniform circular motion experience a greater centripetal force, ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स वो महसूस कर रहा है, what happens to its radius, ठीक है ना, तो ज्यादा कब महसूस करेगा, जब रेडियस कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाय आर, आर डिवाइड में। which न्यूटन्स लॉ रिलेवेंट टू सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में कौन सा न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ है ना, कौन सा लॉ, सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ से ही ना सारा कुछ उसमें, जैसे हम लोग लिखते हैं F बराबर ma, ये सब, F बराबर ma से क्या करते हैं, एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बटे r, तो सेंटीपिटल फोर्स हो जाता है mv स्क्वायर बाय r। नेक्स्ट क्वेश्चन,